जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं मैराथन क्लास। और इसमें आज हमने जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 9 मार्च का, उसका पूरा हमने एनालाइज़ किया। दैन हमने जो 7, 8 और 9 जो मार्च को आपका एग्ज़ाम हुए थे उनका एनालाइज़ किया है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का। और उसके हिसाब से फिर आज के हमने आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और इस आज की जो क्लास रहेगी इसमें आपको देखने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमने आज आपके लिए टीकाकरण से संबंधित क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और टीकाकरण के अलावा हम देखें तो हम आपके लिए ICMR इसमें है ना, हम आज के लिए अगर हम बताएं आपको, तो आज की क्लास में हम आपको टीकाकरण से संबंधित क्वेश्चंस हैं। आज की क्लास में टीकाकरण से संबंधित क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इसके अलावा ICMR से संबंधित क्वेश्चन है। और इसके अलावा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित क्वेश्चंस हैं, पोषण से संबंधित क्वेश्चंस हैं, और टीका जो कि रोग से संबंधित क्वेश्चंस हैं। तो आज की जो क्लास रहेगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि के जो हमने 3 दिन का एग्ज़ाम हुआ और दोनों शिफ्ट को जब एनालाइज़ किया कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम आपके लिए क्वेश्चंस बनाकर लेकर आए हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में अगर आप आज की क्लास देखते हैं तो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में आपको 50 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को, 50 मतलब कि एबव है ना, मतलब कि अगर देखा जाए तो समथिंग आपके इसी क्लास से अगर देखा जाए तो हम ऐसे टॉपिक से लेकर आए हैं। आप उन 200 क्वेश्चंस में से इसी क्वेश्चन मतलब इस क्लास में से आप 20 क्वेश्चंस तो बिल्कुल देखने को ही आपको मिल सकते हैं। बस आपको ये हम जो आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं, आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से आप उसको चेक कीजिए और हर एक क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर लगाने का प्रयास कीजिएगा। और आज की क्लास से आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, अच्छे इन द सेंस आपको मतलब कि क्वेश्चन में देखने वाले क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं उस टाइप से क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे। एक प्रकार का मॉडल पेपर ही हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लगाइएगा और क्वेश्चंस को अच्छे से करिएगा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और क्लास को शेयर ज़रूर करते रहें। आप लोग क्लास को शेयर करते रहें, क्लास पसंद आएगी तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। और जो भी मैम सर न्यू स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे क्वेश्चंस लेकर आएँ जो आपके एग्ज़ाम में आ सकें और आपको एग्ज़ाम में वो बेनिफिशियल हो सके, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास में हमने ये देख चुके हैं कि आज की क्लास, और हाँ, इससे पहले हमने आपके लिए जो जितने भी क्वेश्चन मैथ के जो बन सकते थे हमने हर एक टॉपिक से लिए हैं, चाहे वो SI हो, CI हो, या फिर प्रॉफिट लॉस हो, या फिर एज का हो, या वर्क एंड टाइम का हो, डिस्टेंस एंड टाइम का हो, रेलगाड़ी से संबंधित, नाव से संबंधित, टैंक जो टंकी वाले होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस हों। हर प्रकार के क्वेश्चन हमने इस क्लास में आपको दिए हैं। आपने अभी तक अगर ये क्लास नहीं देखी है तो जाइए और आप मैथ की इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चन और क्वेश्चन जो रहेंगे, आपको जो बहुत सारी मेथड्स ऐसी रहेंगी आपको मिलेंगी, और ये मेथड्स से आप अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ज़रूर, अगर अभी तक ये क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए, आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। अब सभी लोग अच्छे से बैठ जाइए और हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कीजिएगा। बस आपको करना क्या होगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते रहिएगा, और हमारा जो क्लास है, हमारी जो मेहनत है उसको सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए, तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी चलिए स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग क्लास क्वेश्चंस को लगाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने आ चुका है कि टीकाकरण क्या है। देखिए सभी चीज़ों से संबंधित आपको आज की क्लास में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये एक प्रकार का आपको हम क्या दे रहे हैं, मॉडल पेपर दे रहे हैं, और हर एक क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में लगाते हुए साथ साथ चलेंगे आप लोग। और क्लास को बिना कहे सभी लोग देखने से पहले एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर देना। चलिए तो बताइए टीकाकरण क्या है। बीमारियों से बचाव के लिए शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना टीकाकरण कहलाता है, या बीमारियों का इलाज टीकाकरण कहलाता है, या फिर बीमारियों को फैलने से रोकने को टीकाकरण कहते हैं, या फिर आपको उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर है। बताइए कौन सा आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से किस टीकाकरण क्या है। तो देखिए टीकाकरण क्या है, तो टीकाकरण एक ऐसा वैक्सीनेशन जो रहता है वो क्या करता है, बीमारियों से बचाव के लिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। मतलब कि हमें जो भी रोग हुए, हमें बीमारी है, उनसे बचाने के लिए हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा जो कार्यक्रम मतलब प्रतिरक्षा जो होती है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। और बताइए सार्वभौमिक टीकाकरण कब स्टार्ट हुआ था। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था। बताइए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जो है कब स्टार्ट हुआ था। आप सभी लोग आंसर इसका देंगे। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक टीकाकरण कब स्टार्ट हुआ था। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीकाकरण को किन बीमारियों से टीकाकरण जो है बच्चों को किन बीमारियों से बचाता है। बताएं सभी लोग एक प्रकार आप सभी लोग बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आंसर देते हुए साथ साथ चलेंगे। बताएं तो देखिए टीकाकरण के बच्चों को किन बीमारियों से बचाता है। खसरा, रुबेला, डिप्थीरिया से बचाता है, पोलियो, टिटनेस, काली खांसी से बचाता है, या फिर सभी से बचाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए टीकाकरण जो है टीका जो है वो बच्चों को चाहे वो खसरा मतलब कि जो कि हमारे मीजल्स होते हैं उनके लिए भी होता है, रूबेला के लिए भी लगाया जाता है, डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनस, काली खांसी, मतलब कि ये जो है सभी रोगों से बचाने का कार्य करता है। बच्चों को सभी रोगों से बचाने का कार्य करता है कौन, टीकाकरण। ठीक है, याद रखिएगा टीकाकरण जो है बच्चों को सभी रोगों से बचाने का क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BCG का टीका किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है। अभी जो चलेंगे वो सारे क्वेश्चन वैक्सीनेशन से चलेंगे। ठीक है, वैक्सीनेशन से चलेंगे, देन आपके फिर अलग अलग टॉपिक से आपके सामने आते जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइएगा कि BCG का जो टीका है वो किसके लिए लगाया जाता है। खसरा के लिए, पोलियो के लिए, TB के लिए, फिर डिप्थीरिया के लिए। बताएं BCG का जो टीका है वो किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो BCG का जो टीका है वो किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है TB से बचाव के लिए। किसके, TB से बचाव के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा TB का जो वैक्सीन होता है वो कौन सा होता है, BCG का जो है टीका लगाया जाता है। अब इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो जो टीकाकरण के जनक हैं, टीकाकरण के जनक किसको कहा जाता है। एक सेकेंड रुकिए। चलिए टीकाकरण के जनक किसको कहा जाता है। तो टीकाकरण के जनक बताइए, टीकाकरण के जनक किसको कहा जाता है। तो टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक कहा जाता है। एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक कहा जाता है। और इन्होंने है ना क्या किया था, पहला टीका बनाया था। इन्होंने क्या करा था, पहला टीका बनाया था। ठीक है, पहला
टीका बनाया था। इन्होंने पहला टीका बनाया था। और कब बनाया था पहला टीका? तो पहला टीका बनाया था इन्होंने 1796 में बनाया था। कब बनाया था पहला टीका? 1796 में बनाया था। और वो बनाया था किसका? स्मॉल पॉक्स का बनाया था। स्मॉल पॉक्स का टीका बनाया था। ठीक है, चेचक का टीका बनाया था। आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डीपीटी का टीका किन बीमारियों से बचाता है? डीपीटी का टीका जो है वो किन बीमारियों से बचाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस से बचाता है, या पोलियो, खसरा या फिर रुबेला से बचाता है, टीबी, खसरा और पोलियो से बचाता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कि डीपीटी का जो टीका है वो किन बीमारियों से बचाता है? सभी लोग आंसर लगाएंगे और साथ साथ आंसर लगाते हुए भी चलेंगे। ठीक है, चलिए बताइए डीपीटी का टीका जो है वो किन बीमारियों से हमें बचाता है? चलिए, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका डीपीटी का जो टीका है वो किन बीमारियों से बचाता है? तो डिप्थीरिया, पर्टूसिस मतलब कि काली खांसी, और टिटनेस, तीनों से बचाता है ना। डीपीटी का टीका जो है किस किस से बचाता है? डिप्थीरिया से बचाता है, पर्टूसिस से बचाता है, और काली खांसी से बचाता है। मैं पर्टूसिस को हम क्या कहते हैं? काली खांसी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये जो है इसमें हम आपको बता दें तो पेंटावेलेंट भी जो है वैक्सीन होती है। एक पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है। ठीक है, थोड़ा वैक्सीन के बारे में बता रहे हैं तो बता ही देते हैं। ठीक है, पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है, ठीक है, पेंटावेलेंट वैक्सीन के बारे में देखें तो ये किस किस बीमारी से सुरक्षा देता है? तो पेंटावेलेंट जो वैक्सीन है पहला किससे देता है? तो डिप्थीरिया से देता है। ठीक है, डिप्थीरिया से देता है पेंटावेलेंट। ठीक है, दूसरा किससे देता है? तो दूसरा देता है पर्टूसिस मतलब कि काली खांसी से देता है। ठीक है, ये पेंटावेलेंट वैक्सीन के अंतर्गत भी आते हैं। ठीक है, थर्ड किससे? टिटनेस से बचाव करता है। फिर फोर्थ जो है वो किससे बचाव करेगा? तो फोर्थ करेगा हेपेटाइटिस बी से करेगा। ठीक है, और HIV से करता है, HIV से करता है, और किससे करता है? हेपेटाइटिस बी से करता है, हेपेटाइटिस बी से करता है। तो ये भी आप याद रखें कि पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है इसमें है ना डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस के अलावा हिब और जो हिब और किसकी? हेपेटाइटिस बी की भी जो है वैक्सीन यूज़ की जाती है। ठीक है, चलिए अब बताइए OPV का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? OPV का टीका जो है किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? पोलियो से, खसरा से, टीबी से, या डिप्थीरिया से? बताएं किससे बचाता है OPV? बताएं, जल्दी से बताइए। सभी लोग आंसर लगाएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अगर OPV के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें तो OPV सबसे पहले तो पोलियो से बचाता है, ये बता दिया। अब आते हैं हम OPV के बारे में बताते हैं। सबसे पहले OPV का पूरा नाम क्या है? तो ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया है। फिर आता है इसको किसने बनाया था? तो OPV को किसने बनाया था? तो 1961 में। किसमें? 1961 में अल्बर्ट सेबिन ने बनाया था। किसने? अल्बर्ट सेबिन ने बनाया था। ठीक है, अल्बर्ट सेबिन ने बनाया। ठीक है, फिर इसके बारे में देखें तो ये किस फॉर्म में दिया जाता है? तो ड्रॉप की फॉर्म में है ना, बूंद के रूप में दिया जाता है। ड्रॉप बूंद के रूप में दिया जाता है। ठीक है, और कितनी? तो 2 बूंद दी जाती। कितनी दी जाती है? इसकी 2 बूंद दी जाती हैं। अब जैसे कि ओरल जो है इसकी 5 डोज लगती। कितनी लगती हैं इसकी OPV की? तो OPV की 5 डोज दी जाती। कितनी दी जाती हैं? 5 डोज दी जाती हैं। आप ये भी रखें याद। और ये कब कब दी जाती है? तो 6 वीक में दी जाती है, 6 वीक में। फिर दूसरी दी जाती है 10 वीक में। ठीक है, फिर दी जाती है 14 वीक में, और फिर दी जाती है 16 वीक में,
और इस तरीके से 16 से 24 ऐसे दी जाती है और फिर 5 साल में दी जाती है, 5 साल में दी जाती है। तो इस तरीके से आप इसको देखिए, हमने इतने सारे आपको करवा दिए हैं। OPV क्या है, पोलियो के लिए लगाई जाती है। OPV का पूरा नाम क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन है। 1961 में इसको बनाया गया था, अल्बर्ट सेबिन द्वारा बनाया गया था। इसे ड्रॉप की फॉर्म में दिया जाता है और इसकी 5 डोज लगती हैं। 6 सप्ताह के बच्चे को 10, 14, 16 और 5 साल में इसकी 5 डोजेस लगती हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बताइए, MMR का टीका किन बीमारियों से बचाता है। MMR का टीका जो है किन बीमारियों से बचाता है। खसरा, मम्स, रुबेला या फिर पोलियो। खसरा, रुबेला, TB, खसरा, पोलियो या इनमें से कोई नहीं। बताइए कि MMR का जो टीका है वो किससे बचाता है। सभी लोग बताएंगे MMR का जो टीका है वो किससे बचाता है, बताइए। चलिए, तो MMR का जो टीका है वो किससे बचाता है। तो MMR का टीका जो है मीज़ल्स, मम्स और रुबेला से बचाता है। किससे बचाता है, मीज़ल्स, मम्स और रुबेला से बचाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है मीज़ल्स, मम्स और रुबेला, है ना। खसरा जिसको हिंदी में भी कहा जाता है। तो किससे बचाता है, मीज़ल्स, मम्स और रुबेला से बचाता है। तो किससे बचाता है ये, तो ये बचाता है हमको खसरा और मम्स और रुबेला से बचाता है। और ये है ना, क्या कहते हैं, ये जो टीका है ये किस आयु के बच्चे को दिया जाता है। तो ये 9 से लेके 12 माह तक के बच्चे जो रहते हैं, 9 से लेके 12 माह तक के बच्चे को ये टीका लगाया जाता है। और इसके 2 डोज लगते हैं। इसके कितने, 2 डोज लगते हैं, ठीक है। इसके 2 डोज लगते हैं। पहला डोज जो रहता है वो कब लगेगा, तो पहला लगेगा 9 से लेके 12 मंथ तक के बच्चे को लगेगा, ठीक है। और दूसरा जो डोज है वो दूसरा डोज कब लगता है, तो दूसरा डोज जो है 12 से लेके 24 माह तक के बच्चे को दूसरा डोज लगाया जाता है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो MMR किसके लिए लगता है, खसरा मतलब मम्स, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मम्स, मीज़ल्स और रुबेला, है ना। मम्स, मीज़ल्स, रुबेला होता है, ठीक है। मम्स मतलब क्या हो जाएगा, हिंदी में बोलेंगे तो गलसुआ बोल सकते हैं। और रुबेला मतलब होता है कि जर्मन जो खसरा होता है उसको रुबेला बोला जाता है ना, ठीक है। जर्मन खसरा को रुबेला बोला जाता है। फिर इसकी 2 खुराक लगती हैं, एक 9 से लेके 12 साल तक के बच्चे को लगती है और एक 12 से लेके 24 साल नहीं माह तक के बच्चे को, और एक 24 से लेके और 12 से लेके 24 माह के बच्चे को लगती है। इसकी 2 डोज लगती है। और कितनी खुराक दी जाती है इसको, तो 0.5 ml की मतलब कि एक खुराक में कितना दिया जाता है, 0.5 ml दिया जाता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए, टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, बताएं। टीकाकरण कार्यक्रम का जो है उद्देश्य क्या है, बीमारियों से बचाना, ठीक है। मतलब कि टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, बीमारियों को फैलने से रोकना, ठीक है। बीमारियों का इलाज करना, बीमारियों से बचाव के लिए शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, या उपरोक्त सभी बताएं। टीकाकरण कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, बताएंगे। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे, क्लास को शेयर करते हुए भी चलेंगे। आज आपको एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज हम आपको पूरा थोड़ा सा इसके बारे में एक्स्ट्रा जो फैक्ट हैं वो भी आपको देंगे, क्योंकि कि आपका जो थोड़ा वैक्सीन से संबंधित क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसलिए देखिए, टीकाकरण जो कार्यक्रम है इसका मेन उद्देश्य है बीमारियों से बचाना और शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, ठीक है। अब ये तो हो गया टीकाकरण। अब हम देख लेते हैं टीकाकरण के बारे में थोड़ा सा, हम टीकाकरण के बारे में बता देते हैं कि टीकाकरण के बारे में थोड़ा सा, चलिए यहीं पे देख लेते हैं टीकाकरण के बारे में। तो देखिए, टीकाकरण के बारे में अगर देखें, पेन ले लेते हैं, अच्छी वाली कलर ले लेते हैं, फिर चलिए अब देखें। सबसे पहले अगर देखा जाए तो टीकाकरण कार्यक्रम जो है, सबसे पहले GIR जो है, ग्लोबल इम्यूनलाइजेशन प्रोग्राम जो था, वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम, है ना। देखिए, टीकाकरण से संबंधित देखें तो
एक सेकेंड रुकिए, चलिए। हाँ, अब आ जाता है GIP। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। हिंदी में बोले तो वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम। ठीक है, तो वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम। ठीक है, वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? तो याद रखें, ये 1974 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था ये? 1974 में इसको स्टार्ट किया था। लेकिन फिर उसके बाद क्या चालू कर दिया? तो EIP चालू किया था। क्या चालू किया था? EIP प्रोग्राम चालू किया था। और ये EIP प्रोग्राम क्या है? तो एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसका नाम क्या था? एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसको हिंदी में बोलते हैं टीकाकरण का विस्तृत कार्यक्रम। कब चलाया गया था? तो इंग्लिश में ही लिख देते हैं हम आपको, एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है ये कब चलाया गया था? तो ये प्रोग्राम जो है ये चलाया गया था 1978 में। कब चलाया गया था? ये 1978 में चलाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आया? UPI आया, UPI। ठीक है, फिर क्या आया? UPI आया। और UPI जो कार्यक्रम है, UPI जो कार्यक्रम, UIP कार्यक्रम जो है, UIP। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। चल, हाँ, UIP जो है, UIP। ठीक है, UIP कार्यक्रम कब चालू हुआ था? तो UIP कार्यक्रम 1985 में चालू हुआ था। और इसका नाम क्या है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इसका नाम है। मतलब सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 1985 में ये स्टार्ट हुआ था। ये पूरे भारत में स्टार्ट हुआ था। ये पूरे भारत में कब स्टार्ट हुआ था? तो पूरे भारत में ये 1985 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, पूरे भारत में ये 1985 में स्टार्ट हुआ था। और इसमें है ना टीकाकरण जो राष्ट्रीय, जैसे कि राष्ट्रीय टीका प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा ये टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाता है। और ये जो टीकाकरण कार्यक्रम है ये 1997 से चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत ये टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कि बीमारियों से बचाव के लिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए, टीकाकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है? बच्चे के जन्म के बाद तुरंत लगाना चाहिए, या फिर बच्चे के 6 महीने के बाद लगाना चाहिए, बच्चे के 1 साल होने के बाद, या फिर बच्चे के 2 साल के बाद? बताइए किससे हमें टीकाकरण मतलब टीकाकरण करते समय किस उम्र में बच्चे का टीकाकरण सब कर देना चाहिए? बताइए, बच्चे के जन्म के बाद ही, या फिर बच्चे के मतलब बच्चा हो जाए फिर उसके 6 महीने बाद, या फिर बच्चे के 1 साल बाद, या बच्चे के 2 साल बाद? बताएं। तो देखिए, जो ये है ये कब लगा देना चाहिए? तो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ही लग जाता है। किसका? जैसे BCG हुआ, और ये पोलियो का हुआ, ये सारे हेपेटाइटिस B का हुआ, ये सब क्या हो जाते हैं? जन्म के तुरंत बाद ही लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे के मतलब कि जन्म के तुरंत बाद ही क्या कर दिया जाता है? टीकाकरण कर दिया जाता है। अगर टीकाकरण में देखा जाए तो जो टीकाकरण होते हैं ये टीकाकरण मतलब कि इसमें हमने देखा कि इसमें क्या होता है? तो इसमें टीकाकरण में मतलब कि इम्यूनाइजेशन बढ़ाया जाता है। और पहला अगर पोलियो का टीका देखें तो पोलियो का जो टीका है वो किसने बनाया था? तो पोलियो का टीका याद रखें, जोनस ने बनाया था ना। पोलियो का टीका किसने बनाया था? तो जोनस
जोनस साल्क ने पोलियो का टीका बनाया था और ये कब बनाया था? तो ये 1955 में बनाया था। कब बनाया था? 1955 में पोलियो का टीका बनाया था। और किसने बनाया था? जोनस साल्क ने बनाया था। किसने बनाया था? जोनस साल्क ने पोलियो का टीका बनाया था, 1955 में बनाया था। और अगर वहीं पर अगर देखें तो लुईस पास्चर ने किसका बनाया था? तो लुईस पास्चर ने भी बनाया था, है ना। तो लुई पास्चर, ठीक है, लुई पास्चर ने कौन सा बनाया था? तो लुई पास्चर ने बनाया था रेबीज का बनाया था। किसका बनाया था? रेबीज का बनाया था। और ये रेबीज का कब बनाया था इन्होंने? तो 1895 में बनाया था। आप इसको भी याद रखिए। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट दिए जा रहे हैं उनको भी आप याद रखते हुए चलें। तो टीकाकरण सबसे मतलब कब लगाया जाता है? तो टीकाकरण जन्म के तुरंत बाद ही कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए बताइए, टीकाकरण के बाद क्या सावधानी बरतनी चाहिए? टीकाकरण के बाद क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बच्चे को हल्का बुखार हो सकता है, या बच्चे को इन्फेक्शन मतलब इंजेक्शन वाली जगह पे हल्का सा दर्द भी हो सकता है, या बच्चे को उल्टी या फिर दस्त हो सकते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए क्या सावधानी बरतनी चाहिए जब टीकाकरण होता है बच्चे का, तो उसके बाद क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ठीक है, बताएं। देखिए अगर देखा जाए तो कुछ जैसे कि हम आपको वैक्सीन में बता दें, तो जैसे आपको लुईस पास्चर ने एंथ्रेक्स का भी बनाया था, ठीक है, हैजा का भी बनाया था, पाश्चुरीकरण का भी बनाया था। वहीं पर एडवर्ड जेनर ने चेचक का बनाया था, ठीक है। आप कुछ लुईस पास्चर ने रेबीज का भी बनाया था। तो ये आप कुछ नाम याद जरूर रखें, है ना। तो देखिए जो टीकाकरण मतलब कि ये जो है टीकाकरण ये कब होता है? तो टीकाकरण के बाद कौन कौन सी, तो ये सारी सावधानियां रखी जाती है। बच्चे को हल्का बुखार भी आता है, जहाँ पर टीका हुआ है मतलब इंजेक्शन लगा है, तो वहाँ पर क्या होता है? थोड़ा सा दर्द भी होता है, बच्चे को उल्टी दस्त भी हो सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए ICDS का अर्थ क्या है? अब यहाँ पर ICDS के बारे में आ चुका है, बताएंगे कि ICDS जो है इसका अर्थ क्या है। ICDS का अर्थ क्या है बताएं। और इसके बाद फिर हम बता देंगे आपको कि कुछ वैक्सीन्स हैं, आपको उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। देखिए तो देखिए ये जो ICDS का फुल फॉर्म क्या है बताइए। एकीकृत समुदाय विकास योजना है, एकीकृत बाल विकास सेवाएं हैं, भारतीय बाल विकास प्रणाली है, अंतर्राष्ट्रीय बाल विकास सहायता है। बताइए क्या है ICDS का फुल फॉर्म? पूछा है ICDS का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए ICDS का फुल फॉर्म क्या है? तो ICDS का है एकीकृत बाल विकास सेवाएं। क्या है? एकीकृत बाल विकास सेवाएं जो है ICDS का फुल फॉर्म है। अब ICDS के बारे में देखें थोड़ा सा, तो ICDS क्या है? देखिए ICDS के बारे में देखें, ICDS, ठीक है। इसका देखें तो 2 अक्टूबर 1975 को ये इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो काम है वो क्या है? तो इसका काम है जैसे कि टीकाकरण करना, ठीक है। और इसके अलावा स्वास्थ्य जांच करना इसका कार्य है। इसके अलावा देखा जाए तो पूरक पोषण देना, ठीक है। पूरक पोषण ये 6 प्रकार की सुविधाएं बताता है ना, 6 प्रकार की सुविधाएं देता है। पूरक पोषण करना, रेफरल कार्य है ना, रेफरल कार्यक्रम, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है ये क्या करेगा? तो 1 2 3 4 हो चुके हैं, और 2 कार्यक्रम और क्या करता है? तो 2 कार्यक्रम में एक क्या करेगा? महिलाओं और जो पूर्व शिक्षा, ठीक है, पूर्व स्कूल शिक्षा देता है, ये पूर्व स्कूल शिक्षा देता है। और एक क्या करता है? महिलाओं के लिए ये जो है उनके लिए शिक्षा का जो है प्रावधान है। तो मतलब कि ICDS 3 चीज़ें देता है, ठीक है।
अब देखेंगे ICDS क्या, तो ICDS का जो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो ICDS जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो आई होप आपको ICDS के बारे में समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए कि ICDS जो है प्रमुख फोकस क्षेत्र क्या है। बताइए ICDS मेन किसके लिए कार्य करता है, वयस्क शिक्षा के लिए, सड़क निर्माण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए या फिर बाल विकास के लिए। बताएं मेन काम इसका क्या है, बताएंगे ICDS का जो मेन कार्य है वो क्या है। तो देखिए ICDS का जो मेन कार्य है वो क्या है, तो ICDS का मेन कार्य है बाल विकास करना। क्या कार्य है इनका ICDS का, तो बाल विकास करना इसका मेन कार्य है ना। मेन कार्य इसका क्या है, ICDS का बाल विकास करना इसका मेन कार्य है। ठीक है, मेन फोकस इस बाल विकास पर देता है। ठीक है, चलिए ICDS का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। देखिए मेन फोकस तो बाल विकास पर रहता है, लेकिन प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है इसका, गरीबी का उन्मूलन करना, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास और पोषण या फिर पर्यावरण का संरक्षण। बताएं, सभी आंसर लगाते हुए साथ साथ चलेंगे। ठीक है, बताएंगे जरा। तो देखिए ये जो कार्यक्रम है, देखिए ये जो कार्यक्रम ये ICDS कार्यक्रम है, इसका मेन फोकस क्या होता है, तो इसका मेन फोकस होता है बाल विकास एवं पोषण पर। किस पे होता है, मेन उद्देश्य इसका मेन फोकस बाल विकास पे होता है और उसका उद्देश्य क्या होता है, बाल विकास और पोषण इसका उद्देश्य होता है। क्या, बाल विकास और पोषण क्या है इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए कि बाल जो ICDS कार्यक्रम का एक घटक क्या है, इनमें से एक क्या काम करता है। मध्याह्न भोजन योजना लाया है, या स्वच्छ भारत अभियान लाया है, या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी देता है, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना। बताइए इसमें से क्या जो है वो ICDS कार्य करता है, बताएं। तो देखिए ICDS के बारे में देखें तो ICDS जो है वो क्या काम करता है, तो मध्याह्न भोजन योजना के में कार्य करता है। किसमें, मध्याह्न भोजन योजना। ठीक है, किसमें, मध्याह्न भोजन योजना जो कार्य है इसमें अपनी मेन मतलब एक इसका ये घटक भी क्या है, मध्याह्न भोजन योजना। अच्छा, अभी हम टीकाकरण के बारे में पढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा मैं एक बात बता दूं आपको कि टीकाकरण जो है, टीकाकरण पे मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत है ना टीकाकरण किया जाता है ना। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत टीकाकरण, थोड़ा सा टीकाकरण के बारे में हम आपको बता दें क्योंकि टीकाकरण से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए टीकाकरण से अगर देखें, ठीक है, टीकाकरण से संबंधित जो क्वेश्चन है हम आपको लगवा देते। ठीक है, टीकाकरण क्या है, तो टीकाकरण है ना मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष के तहत क्या किया जाता है, टीकाकरण किया जाता है। अब इस मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब से हुई थी, तो 25 दिसंबर 2014। कब से, 25 दिसंबर 2014 से की गई थी। इसके अंतर्गत 60 टीके लगाए जाते थे। कितने, 7 टीके लगाए जाते थे। और वो कौन कौन से लगाते थे, एक था BCG। ठीक है, BCG का टीका लगता है। एक कौन सा लगता है, पोलियो का लगता है। ठीक है, एक कौन सा लगता है, हेपेटाइटिस बी का लगता है। हेपेटाइटिस बी का लगता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है। एक लगता है डिप्थेरिया का लगता है, डिप्थेरिया का लगता है। ठीक है, डिप्थेरिया का लगता है। फिर एक लगता है पर्टूसिस का लगता है। ठीक है, पर्टूसिस का लगता है। और एक लग जाता है किसका, मीजल्स का लगता है। ठीक है, और एक कौन सा लगता है, टिटेनस का लगता है। ठीक है, टिटेनस का लगता है। तो इस तरीके से जो है ना मिशन इंद्रधनुष में कितने लगते हैं, जब 25 दिसंबर 2014 से स्टार्ट हुआ है ये। और इसमें है ना क्या कहते हैं, 7 टीके लगाए जाते हैं। और ये जो 7 टीके रहते हैं, ये जो मतलब कि जैसे पोलियो हुआ, डिप्थीरिया हुआ, या पर्टूसिस हुआ, है ना, हेपेटाइटिस हुआ, मीजल्स हुआ, टिटेनस हुआ, ये सारे इसके अंतर्गत क्या होते हैं, लगते हैं। ठीक है,
तो इसके अंतर्गत ये सारे टीके लगाए जाते हैं, ये भी आप याद रखिए। अच्छा, जो इंद्रधनुष जो है, ये जो मिशन इंद्रधनुष ये है ना 5 पॉइंट तक स्टार्ट हो चुका है ना, जैसे कि मिशन इंद्रधनुष प्रथम, ठीक है। तो मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष जो है इसके कई कार्यक्रम चलाए गए, जैसे कि फर्स्ट चलाया गया है मिशन इंद्रधनुष 1.0। 1.0 कब आया था, तो ये तो कब आया था, तो ये आया था हमारा, पहले तो आया था ये 2014 में आया था, ठीक है। अब 1.0 जो है वो कब आया था, तो 1.0 जो है 2017 में आया था, ठीक है, 2017 में आया था। फिर वहीं पर बोलें तो 2.0 कब आया था, तो 2.0 2019 से लेकर और 2020 के बीच में आया था। फिर इसमें है ना क्या कहते हैं 3.0, तो 3.0 जो है 2021 में आया था, ठीक है। और फिर है ना 4.0 कब आया था, तो 4.0 आया था 7 फरवरी और 2022 में आया था, है ना। और फिर आया था 5.0, तो 5.0 कब आया था, तो 2000 अगस्त 2023 में आया था। आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने ये थोड़ा सा मिशन इंद्रधनुष के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दिया है, ताकि आप इसको क्लियर कर सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि ICDS के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्देश्य क्या है, बताइए। आंगनबाड़ी जो उद्देश्य ICDS के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्देश्य क्या होता है, कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराई जाती हैं, या फिर व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, या फिर प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और विकास को बढ़ावा दिया जाता है, या फिर वयस्क शिक्षा की सुविधा दी जाती है। बताइए ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी होती हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, तो प्रारंभिक बाल्य अवस्था, जो प्रारंभिक बाल्य अवस्था होती है उनमें देखभाल करना और विकास को बढ़ावा देना जो है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का क्या होता है, उद्देश्य होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक सेवा जो होती है ICDS द्वारा प्रदान की जाती है। इनमें से कौन सी जो है प्राथमिक सेवा ICDS द्वारा दी जाती है, टीकाकरण, ट्यूबवेल स्थापना, सड़क निर्माण या आवास। तो देखिए ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है, ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड जो चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होती है, और ये 2 अक्टूबर 1975 में आई थी। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया जाता है, जैसे वैक्सीनेशन किया जाता है, टीकाकरण किया जाता है, स्वास्थ्य की जांच की जाती है, रेफरल किया जाता है इसको, और प्री स्कूल जो शिक्षा एजुकेशन दी जाती है। तो ये सब क्या है, इसके अंतर्गत कार्यक्रम किए जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा टीकाकरण, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका टीकाकरण इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ICDS के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्य पोषक घटक है। बताइए ICDS के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्य पोषक घटक कौन सा है, तो आयरन और फोलिक एसिड, ठीक है, विटामिन C और कैल्शियम या फिर विटामिन D। बताइए क्या है ICDS के अंतर्गत जो गर्भवती महिला होती हैं उसका मुख्य पोषक घटक क्या है, बताएं, ठीक है। तो बताइए ICDS के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्य पोषक घटक क्या है, तो इसका मुख्य पोषक घटक है आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती, क्या दी जाती हैं, आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां इसके अंतर्गत दी जाती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां इसके अंतर्गत दी जाती हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए ICDS, देखिए पूरे कार्य जो है ये क्वेश्चन ICDS से चल रहे हैं। ICDS के उद्देश्य बताना है इसमें। बताइए ICDS कार्यक्रम के उद्देश्य बच्चों में कुपोषण को दूर करना है, तो प्राथमिक बाल्य अवस्था देखभाल और विकास के लिए, या लिंग आधारित सशक्तिकरण, या फिर कृषि सब्सिडी, या फिर औद्योगिक विकास। तो राइट आंसर इसका सिंपल से ऑप्शन के हिसाब से ही हम जो जिसमें हमको कुछ ज़्यादा नहीं करना, हम उसको सिंपल से लेके और चलेंगे, ठीक है। और जिसमें अगर हमको लगेगा कि समझाना है तो हम उसमें समझा देंगे, ठीक है। तो देखिए ICDS कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कुपोषण को दूर करना। तो किसमें, प्रारंभिक बाल्य अवस्था में
की देखभाल करना और उनका विकास करना इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बताइए कौन से सरकारी मंत्रालय ICDS का कार्यान्वयन की देखरेख करता है। देखिए इनमें से पूछ लिया गया है कौन सा, तो देखिए 2 अक्टूबर 1975 को बनाया गया था और ये क्या करता है, 6 सुविधाएं प्रदान करता है। और इसके लिए कौन सा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय या फिर जो ग्रामीण विकास मंत्रालय, इनमें से कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत ICDS जो है वो कार्य करता है। ICDS के अंतर्गत ही आंगनबाड़ियाँ आती हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है कौन सी, आंगनबाड़ी, और एक एक बालबाड़ी और एक मिनी आंगनबाड़ी वाला जो रहता है वो होता है। ठीक है, तो देखिए जो ICDS है ये महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, और क्लास को शेयर करते हुए सभी लोग चलेंगे, और अगर क्लास को पसंद आ रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो क्लास को लाइक भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी मैम सर या न्यू स्टूडेंट क्लास से जुड़ रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ सभी लोग के चैनल को ज़रूर जुड़िएगा चैनल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पहल का लक्ष्य क्या है, बताएंगे आप सभी। जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम जो चालू किया गया था, इसका 2015 में, ये कब किया गया था, 2015 में चालू किया गया था। कौन सा, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम 2015 में आया था। और उसका मेन लक्ष्य क्या था, महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, बाल श्रम उन्मूलन करना या फिर कन्या भ्रूण हत्या का विरोध करना और बालिका को की शिक्षा को बढ़ावा देना या लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। बताइए क्या था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है ये 2015 की स्कीम है, केंद्र सरकार द्वारा लाई गई थी। और इसका मेन लक्ष्य क्या था, इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो इसका मेन उद्देश्य क्या था कि कन्याओं की भ्रूण हत्याओं को कम करना। कितना था कि कन्याओं की भ्रूण हत्याओं को कम करना था। ठीक है, और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य था। किसका उद्देश्य था, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए कि ICDS के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। तो ICDS के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है, अभी हमने देखा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौन सा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है वो ICDS का जो कार्यान्वयन है, समेकित बाल विकास जो योजना है, इसके कार्यान्वयन कौन करता है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICDS के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती है। बताइए, इसमें ICDS जो है, ICDS के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं उनके द्वारा कौन सी सेवा नहीं दी जाती। टीकाकरण की सेवा नहीं दी जाती, स्वास्थ्य जांच की नहीं दी जाती, सड़क निर्माण की नहीं दी जाती या फिर पोषण की नहीं दी जाती। बताइए किसकी नहीं दी जाती, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए ICDS के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती है, तो वो राइट आंसर उसका क्या हो जाएगा, कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती है। तो देखिए सड़क निर्माण नहीं की जाती है ना, जबकि टीकाकरण की जो सेवा है वो भी प्रदान की जाती है, स्वास्थ्य जांच की जो सेवा है वो भी प्रदान की जाती है, और पोषण सेवा है वो भी प्रदान की जाती है, लेकिन सड़क निर्माण की सेवा जो है प्रदान नहीं की जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सड़क निर्माण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है इसका मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है। बताइए, जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है उसका मेन फोकस किस क्षेत्र में है, तो बाल पोषण के क्षेत्र में है, या मातृ स्वास्थ्य देखभाल और नगद प्रोत्साहन के क्षेत्र में है, या बालिका शिक्षा के क्षेत्र में है, या फिर महिला उद्यमिता के क्षेत्र में है। बताइए किसके क्षेत्र में है। जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना स्टार्ट की गई थी और वो
इसका मेन फोकस क्या रखा गया था? बालक का पोषण या मातृ स्वास्थ्य देखभाल और नगद प्रोत्साहन, या फिर बालिका शिक्षा, या फिर महिला उद्यमिता। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृ स्वास्थ्य देखभाल एवं नगद प्रोत्साहन। इसका मेन उद्देश्य था। किसका? तो किसका मेन उद्देश्य था? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मेन फोकस किस पे था? तो मातृ स्वास्थ्य पर और देखभाल और नगद प्रोत्साहन पर इसका मेन फोकस था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए जरूर चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए? ICDS कार्यक्रम निम्नलिखित में से आयु वर्ग को कवर करता है। बताइए ICDS जो कार्यक्रम है किस आयु के वर्ग के बच्चों को कवर करता है? 6 वर्ष तक के बच्चों को, 12 वर्ष तक के बच्चों को, या फिर 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को, या 12 से लेके 18 साल तक के बच्चों को। बताइए कितने साल तक के बच्चों को कवर करता है ICDS? बताएं। सभी लोग बताएंगे किस वर्ष के, किस आयु के बच्चे को ये करता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 0 से लेके 6 साल तक के बच्चों को ये क्या करता है? कवर करता है। इन्हीं के लिए प्री स्कूल सेवा भी दिया जाता है ना, और इनके लिए पोषण आहार और संबंधित है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 से लेके 6 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किशोरियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ICDS का प्रमुख घटक क्या है? बताया किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए ICDS जो मतलब ICDS कार्यक्रम है, योजना है, उसका प्रमुख घटक क्या होगा? आंगनबाड़ी केंद्र होंगे, या किशोरी शक्ति योजना होगा, या फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, या बाल शक्ति योजना। ये हमने सारी योजनाएं आपको करवा चुके हैं अभी तक। अगर आपने योजनाओं वाला सेक्शन नहीं देखा है तो प्लीज़ हमने योजनाओं वाली क्लास डाली है, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर ज़रूर किया करें। आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं तो गलत बात होती है, आप लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करें, है ना। चलिए तो देखिए किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी ICDS का प्रमुख घटक क्या है? तो याद रखें ICDS का किशोरी जो शक्ति योजना चलाई गई थी, ये किसके लिए चलाई गई थी? तो किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए किशोरी शक्ति योजना चलाई गई थी। और किसके द्वारा चलाई गई थी? तो ICDS जो योजना है उसके अंतर्गत चलाई गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरी शक्ति योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए राष्ट्रीय निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पोषण मिशन मतलब पोषण अभियान का हिस्सा है? बताइए इनमें से कौन एक जो है राष्ट्रीय पोषण मिशन का हिस्सा है? स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन, या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, या फिर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। बताइए कौन सा कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत आता है? बताइए राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम आता है? स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, या फिर मध्याह्न भोजन योजना। बताइए कौन सी योजना आती है? सभी लोग आंसर लगाते हुए साथ साथ चलेंगे कि कौन सी योजना इसके अंतर्गत आती है। तो देखिए राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत कौन सी योजना आती है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना आती है। किसके अंतर्गत जो है, किसका हिस्सा है ये? सॉरी, जो राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है वो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पोषण मिशन मतलब पोषण अभियान का हिस्सा है? तो कौन है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है वो राष्ट्रीय पोषण मिशन का क्या है? एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमने योजना की क्लास ली थी और आपका जो क्योंकि हमने 7 मार्च के दोनों शिफ्ट देखे और उसमें बहुत ज़्यादा योजनाएं पूछी जा रही हैं, इसलिए हमने पूरी एक योजना की पूरी क्लास लेकर आ गए थे। तो अभी तक अगर आपने ये योजना की क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा और क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। क्लास को जो भी क्लास आप देखते हैं एक बार शेयर ज़रूर कर दिया करें, है ना। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक भी करके चले जाया करें और क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं तो वो कमेंट बॉक्स में भी लिख कर बता दिया करेंगे आप लोग, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसको देख लीजिएगा, है ना, योजना का, और इसमें भी बहुत सारी योजना लेकर आए हम। तो बताइए सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है, बताएं। सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? मातृ स्वास्थ्य देखभाल करना, या बाल शिक्षा और विवाह, या फिर महिला उद्यमिता, या फिर कौशल विकास। बताइए कौन सी योजना है जो सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? सभी लोग बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना का। तो देखिए मातृ स्वास्थ्य देखभाल के लिए तो मातृ वंदना योजना आई थी, ठीक है। किशोरियों को करने के लिए किशोरी शक्ति योजना आई थी। अब यहाँ पूछ रहा है सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है, तो सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य है कि बाल शिक्षा और विवाह, है ना, बाल शिक्षा और विवाह से संबंधित कौन सी है, तो सुकन्या समृद्धि योजना है। कौन सी है? सुकन्या समृद्धि योजना। किस का उद्देश्य क्या है? बाल विवाह को रोकना और शिक्षा पर ध्यान देना, बाल शिक्षा पर ध्यान देना, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बाल शिक्षा और विवाह पर ध्यान देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि कौन सी पहल जो है 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार लाने पर केंद्रित है। बताइए कौन सी इनमें से योजना है जो कि कितने तक है? इनमें से 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, और ये पोषण परिणामों में सुधार लाने के लिए योजना चलाई गई थी। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, किशोरी शक्ति योजना, आंगनबाड़ी सेवाएं, या एकीकृत बाल संरक्षण योजना। तो देखिए अगर देखें तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या थी, तो महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान देना, ठीक है, और उसको नगद राशि प्रोत्साहन देना, ठीक है। और किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा, तो किशोरी शक्ति योजना चलाई गई थी। कौन सी चलाई गई थी? किशोरी शक्ति योजना चलाई गई थी, ठीक है। फिर वहीं आंगनवाड़ी सेवाएं जो है ये पोषण वगैरह से किशोरियों वगैरह सभी के लिए है, ठीक है। और लेकिन और ICDS योजना जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी वगैरह सभी आ जाती हैं। तो देखिए 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए कौन से पोषण संबंधी सुधार के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी, तो वो आंगनवाड़ी सेवाएं चलाई गई थी। क्योंकि ICDS कितने तक, तो 0 से लेकर 6 वर्ष तक के लिए चलाई गई, लेकिन इसमें पूछा है कि 3 वर्ष से लेकर और 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार लाने के लिए कौन सी योजना चली थी, तो वो योजना चली थी आंगनवाड़ी सेवाएं योजना। कौन सी चली थी? आंगनवाड़ी सेवा योजना चलाई गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा C, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो व्यक्तिगत कल्याण है, सामुदायिक कल्याण है, आर्थिक समृद्धि है, या फिर राजनीतिक स्थिरता है। बताइए क्या है सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्राथमिक जो लक्ष्य है वो क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य का जो प्राथमिक लक्ष्य है वो क्या है? बताएं। सभी लोग आंसर लगाते हुए साथ साथ चलेंगे मेरे, है ना, और क्लास को शेयर करते हुए भी चलिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जितने भी लोग जिन्होंने अभी तक करा नहीं है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं, यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र जो है इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र का प्राथमिक लक्ष्य होता है सामुदायिक कल्याण करना। किसका? समुदाय का कल्याण करना, ठीक है। एक व्यक्ति का थोड़ा ना, ये तो सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो इसमें है ना इसका प्राथमिक लक्ष्य होता है कि ये क्या करेगा, ये करेगा कि ये सभी का कल्याण करेगा, ठीक है। ये क्या करता है? ये सभी का कल्याण करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कौन से होते हैं? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो रहते हैं ये जहाँ पर है ना क्या कहते हैं, जैसे कि हम जो डिस्पेंसरीज वगैरह छोटी होती है उनको कहते हैं, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीमारियों को रोकने के में हाथ धोने का क्या मतलब है, बताइए। जैसे बीमारियों को रोकने के लिए हाथ धोने से क्या मतलब है, सौंदर्यात्मक अपील करना, सांस्कृतिक परंपरा, रोग की रोकथाम या फिर सामाजिक शिष्टाचार। अगर कोई आपको हाथ धोने को बोल रहा है, ठीक है, बीमारियों से बचने के लिए, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, सौंदर्यात्मक अपील या फिर सांस्कृतिक परंपरा या रोग की रोकथाम या फिर सामाजिक शिष्टाचार। तो ये किसके लिए बोल रहा है वो, तो रोगों की रोकथाम के लिए बोलता है कि आप अपने हैंड वॉश करें, है ना, हाथों को धोएं, खाना खाते से पहले हाथ धोना चाहिए। कोई भी, जैसे आप बाहर से आ रहे हैं तो कुछ घर की कुछ चीज़ें को छुएं, उससे पहले आपको हैंड वॉश कर लेना चाहिए। और अगर आप किसी भी, क्योंकि आप बाहर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से आप ऐसे हाथ लगाते हैं जो शायद ख़राब हो, गंदी हो, तो उससे आपके क्या होगा, उन्हीं हाथ से अगर आप कुछ खाते हैं तो आपके अंदर वो कीटाणु वायरस जो भी है वो आपके अंदर जाएगा, तो आपको रोग उत्पन्न करने में उसको क्या मिल जाएगी, मतलब कि उसके लिए एक प्रकार से रहने की जगह मिल जाएगी आपके शरीर के अंदर, और आपके अंदर वो क्या करेगा, रोग उत्पन्न करने देगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपके हैंड वॉश जरूर करते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग है, बताइए इनमें से वेक्टर जनित रोग पूछा है, कौन सा है, मधुमेह है, मलेरिया है, उच्च रक्तचाप है या फिर अस्थमा है। बताइए इनमें से कौन सी बीमारी जो है वो वेक्टर जनित है, वेक्टर जनित रोग कौन से हैं इसमें से बताएं, मधुमेह, मलेरिया, उच्च रक्तचाप या अस्थमा। तो देखिए वेक्टर से मतलब, वेक्टर मतलब कोई एक वाहक द्वारा इनमें से कौन सा रोग हो जाता है। तो याद रखें, जो मलेरिया होता है वो क्या है, एक वेक्टर जनित रोग है। अब मलेरिया मतलब कि जो कि जो मक्खी या फिर मच्छर, इनके द्वारा जो भी रोग फैलते हैं उन्हें वेक्टर जनित रोग कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखें, मक्खी मच्छर वगैरह से जो फैलने वाली बीमारियां होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, वेक्टर जनित रोग के अंतर्गत आती हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, मलेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल योजन बनाए रखने के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी मात्रा में जल पीने की सलाह दी जाती है। बताएं, आपके अंदर जल का मेंटेन बना रहे, जल की मात्रा बराबर बनी रहे, उसके लिए प्रति व्यक्ति कितनी जल पीने की सलाह दी जाती है। 1 लीटर दी जाती है, 2 लीटर, 3 लीटर या फिर 4 लीटर दी जाती है। बताइए कितने लीटर जल की सलाह दी जाती है कि आपको दिन भर में, एक दिन में कितना जल पी लेना चाहिए ताकि आपके अंदर जल की कमी ना हो। तो देखिए कितनी दी जाती है, तो याद रखें 2 लीटर जल पीने की सलाह दी जाती है। रोज आप प्रतिदिन 2 लीटर, मिनिमम 2 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए हमको, है ना। दिन भर में 2 लीटर मिनिमम पानी पीना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारे अंदर जो जल की कमी है वो क्या हो जाएगी, पूरी होगी, है ना। जल की कमी को पूरा करने के लिए हमें 2 लीटर मिनिमम प्रतिदिन पानी पीना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बताइए गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए कौन सा टीकाकरण महत्वपूर्ण है। जो गर्भाशय ग्रीवा का जो कैंसर होता है उसकी रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगवाना चाहिए, खसरा या फिर हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा या HIV। बताओ, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, बताइए कौन सा लगना चाहिए। सभी लोग आंसर देते हुए साथ साथ चलेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए गर्भाशय ग्रीवा कैंसर को दूर करने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए कौन सा टीका महत्वपूर्ण होता है, तो वो HPV का टीका महत्वपूर्ण होता है। मतलब HPV मतलब कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। HPV है ना, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण कौन सा हो जाता है, तो वो इस जो गर्भाशय ग्रीवा कैंसर हो जाता है, इसलिए इस वायरस का टीका लगवाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICDS कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अभी हमने देखा था ICDS का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य बाल विकास और पोषण इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या, बाल विकास और पोषण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो राइट आंसर तो इसका क्या हो जाएगा, बाल विकास एवं पोषण इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है? इसमें से जल जनित रोग कौन सा है? डेंगू है, हैजा है, छः है या फिर टाइफाइड है? बताइए कौन सा रोग जो है वो जल जनित रोग है? इनमें से कौन सा रोग जो है वो जल जनित रोग कहा जाएगा, उसको बताएं। डेंगू होता है जल से, या फिर हैजा होता है, या फिर क्षय रोग होता है, या फिर टाइफाइड होता है? बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैजा जो है वो जल जनित रोग है। क्या सॉरी है ना, कौन सा है? हैजा जो है वो जल जनित रोग है। ठीक है, हैजा जो है वो क्या है? एक जल जनित रोग है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैजा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैजा एक क्या है? जल जनित रोग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए सार्वजनिक स्वास्थ्य में पोषण विशेषज्ञ की प्राथमिक भूमिका क्या है? जो सार्वजनिक स्वास्थ्य में पोषण विशेषज्ञ की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? रोगों का निदान करना, भोजन योजना तैयार करना, टीके लगाना या फिर सर्जरी? बताइए क्या होती है जो कि क्या होते हैं? सार्वजनिक स्वास्थ्य में पोषण विशेषज्ञ की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? तो याद रखें क्या होती है? भोजन योजना तैयार करना। ठीक है, भोजन योजना तैयार करना क्या होती है? सार्वजनिक स्वास्थ्य में पोषण विशेषज्ञ जो होते हैं वो न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो बताते हैं कि कितना भोजन लेना चाहिए, किस भोजन में क्या लेना चाहिए, कितनी ऊर्जा लेनी चाहिए, है ना, ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए सार्वजनिक स्वास्थ्य में स्वच्छता शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में क्या जो स्वच्छता शब्द है इसका अर्थ क्या होगा? व्यक्तिगत स्वच्छता होगा, पर्यावरण की स्वच्छता होगा, या मानसिक स्वास्थ्य होगा, या फिर शारीरिक फिटनेस होगा? बताएं क्या होगा आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में स्वच्छता शब्द का अर्थ क्या है? तो स्वच्छता शब्द का अर्थ है जो सार्वजनिक में, क्योंकि सबका दिया है तो इसलिए पर्यावरण को स्वच्छ रखना। सार्वजनिक मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य में स्वच्छता का जो स्वच्छता शब्द है इसका मुख्य उद्देश्य मतलब मुख्य अर्थ क्या होता है कि पर्यावरण को क्या रखना, तो पर्यावरण को स्वच्छ रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि मानव के शरीर में विटामिन डी का प्राथमिक स्रोत क्या है? मानव के शरीर में जो विटामिन डी है उसका प्राथमिक स्रोत क्या है? फल से मिलेगा, सब्जी से मिलेगा, सूर्य के प्रकाश से, या फिर मांस से मिलता है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? किससे मिलेगा बताएं, किससे मिलेगा? तो देखिए मानव के शरीर में जो विटामिन डी है वो उसका प्राथमिक स्रोत क्या हो जाएगा? तो प्राथमिक स्रोत उसका हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। किसका? सूर्य का प्रकाश से जो है मनुष्य को विटामिन डी की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, मानव शरीर को विटामिन डी की प्राप्ति किससे होती है? तो विटामिन डी की प्राप्ति होती है सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए पल्स पोलियो अभियान का महत्व क्या है? पल्स पोलियो अभियान का महत्व क्या है बताएं। हृदय रोग का निदान करना, या फिर पोलियो का उन्मूलन करना, शाकाहार को बढ़ावा देना, या मधुमेह की रोकथाम करना? सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो पोलियो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था पल्स पोलियो, उसका मेन उद्देश्य क्या है बताएं। पल्स पोलियो का मेन उद्देश्य क्या है? सभी को पता है कि पल्स पोलियो का मेन उद्देश्य पोलियो वैक्सीन क्या है? फिर भी बताइए कि पल्स पोलियो का मेन उद्देश्य क्या है। चल तो देखिए पल्स पोलियो का अगर हम मेन उद्देश्य देखें तो पल्स पोलियो का मेन उद्देश्य क्या है? पोलियो का उन्मूलन करना। क्या है? पोलियो का उन्मूलन करने के लिए पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था। और ये जो पल्स पोलियो अभियान है ये जो है इसमें ओपीवी दी जाती है। ठीक है, मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी दी जाती है, जिसे ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं। और इसको किस में रखा जाता है? तो इसको -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको रखा जाता है। ठीक है, इसको 20 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखा जाता है ओपीवी को। आप इसको भी याद रखें। ठीक है, तो पल्स पोलियो अभियान कब चलाया गया था? तो पोलियो उन्मूलन के लिए चलाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
बताइए, रेफ्रिजरेटर में शीघ्र खराब होने वाले जो खाद्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए आदर्श तापमान क्या है? बताइए, जो रेफ्रिजरेटर रहते हैं उसमें शीघ्र खराब होने वाले जो खाद्य पदार्थों को संग्रहित करके रखना है तो उसके लिए कितना टेम्परेचर देना पड़ता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री, 10 डिग्री या 15 डिग्री? बताइए कितने डिग्री तक रखा जाता है? बताएं। सभी लोग आंसर लगाते हुए साथ साथ चलेंगे, ठीक है, और बताते हुए चलेंगे। तो देखिए राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है 5 डिग्री पर रखा जाता है। अगर कोई भी जैसे कि ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है तो उसको अगर हमें है ना फ्रीज में रखना है तो उसको हम कितने 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम उसको क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो कितने डिग्री पर? 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य समन्वय के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? बताएं, वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य समन्वय के लिए कौन सा जो संगठन है वो जिम्मेदार है? WHO या फिर मतलब जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, यूनेस्को, ठीक है, या फिर यूनिसेफ या फिर ILO, है ना। ILO मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। देखिए अगर हम देखें WHO तो इसकी जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल और 1900 कितने में हुई थी? तो 1945 में हुई थी। कब हुई थी? सॉरी 1948, हाँ 1945 में हुई थी, ठीक है। और वहीं पर अगर हम देखें तो इसका जो WHO का कहाँ पर है? तो जेनेवा जो है स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। फिर यूनिसेफ का देखें तो न्यूयॉर्क में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। क्या है? न्यूयॉर्क में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसका कहाँ पर है? तो यूनेस्को का कहाँ पर है? तो पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में है हेडक्वार्टर, आप याद रखें। तो देखिए वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य समन्वय के लिए कौन सा संगठन है? तो WHO है। कौन सा है? WHO है, याद रखें ना। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है सार्वजनिक विश्व स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य समन्वय का एक क्या है? ये संगठन है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? WHO इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते। बताइए, शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का प्राथमिक कारण क्या है? जो शहरी क्षेत्र होते हैं उनमें वायु प्रदूषण का प्राथमिक मतलब कि कारण क्या होता है? औद्योगिक उत्सर्जन, वनों की कटाई, कृषि पद्धति या फिर ज्वालामुखी विस्फोट? बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो देखिए शहरी क्षेत्रों में जो वायु प्रदूषण होता है उसका प्राथमिक कारण क्या होता है? तो उसका प्राथमिक कारण होता है कि औद्योगिक उत्सर्जन। क्या होता है इसका प्राथमिक कारण? क्या होता है? औद्योगिक उत्सर्जन इसका प्राथमिक कारण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर इसका हो जाएगा औद्योगिक उत्सर्जन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग है? इसमें से गैर संचारी मतलब एक से दूसरे में फैलने वाला इनमें से कौन सा रोग है? बताइए गैर संचारी रोग इनमें से कौन सा है? इन्फ्लुएंजा है, क्षय रोग है, या फिर मधुमेह है, या फिर मलेरिया है? बताइए कौन सा रोग जो है वो मतलब कौन सा इनमें से कौन सा रोग जो है गैर संचारी रोग है? बताएं गैर संचारी रोग इनमें से कौन सा है? तो इन्फ्लुएंजा है मतलब एक से दूसरे में नहीं फैलने वाला, या क्षय रोग TB है, या मधुमेह है, या फिर मलेरिया है? तो देखिए मधुमेह जो है TB जो है वो एक से दूसरे में नहीं फैलती है, ठीक है। तो ये क्या है? गैर संचारी है। जबकि इन्फ्लुएंजा और क्षय रोग और मलेरिया ये सारे कौन से हैं? संचारी रोग है। संचारी रोग है मतलब एक से दूसरे में फैल जाते हैं, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मधुमेह क्या है? गैर संचारी रोग है, ठीक है। सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए सभी चलेंगे, ठीक है। क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव पोषण में आयोडीन की क्या भूमिका होती है? हमारी जो पोषण हमारे खाने में जो आयोडीन रहता है उसकी क्या भूमिका होती है? कि वो हमें दृष्टि में वृद्धि करेगा, या हड्डियों को मजबूत करेगा, या जो गंडमाला होती है उसकी रोकथाम करेगा, या फिर जो प्रतिरक्षा को बढ़ाएगा? बताइए क्या करेगा? जो मानव पोषण में जो आयोडीन होता है वो क्या करता है? तो हड्डियों की वृद्धि के लिए, दृष्टि की वृद्धि के लिए तो विटामिन A जो रहता है वो महत्वपूर्ण होता है। हड्डियों के लिए क्या होता है? तो कैल्शियम जरूरी होता है। क्या होता है?
कैल्शियम जो रहता है ये ज़रूरी होता है प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो हमें क्या प्रोटीन इनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। और वैक्सीनेशन की, टीकाकरण की ज़रूरत होती है ना, वैक्सीन के द्वारा इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन जो हमें गोइटर रोग होता है, ठीक है, जो घेंगा रोग होता है, उसकी रोकथाम के लिए हमें क्या, तो उसकी रोकथाम के लिए हमें क्या आयोडीन की ज़रूरत होती है। तो आयोडीन किस में भूमिका निभाती है, तो जो गंडमाला होती है हमारे गले में, जो घेंगा रोग होता है उसकी रोकथाम के लिए आयोडीन महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। बताइए किसी भी समुदाय में जल जनित रोगों को रोकने के लिए प्राथमिक तरीका कौन सा बताया जाता है। कोई भी समुदाय है और उसमें जल से होने वाली जो रोग होते हैं उनको रोकने के लिए प्राथमिक तरीका कौन सा होता है। टीकाकरण होता है, हाथ धोना, जल शोधन या फिर मच्छरदानी। बताएं पहला प्राथमिक उपचार कौन सा होता है कोई भी जो जलजनित रोग को रोकने के लिए। बता राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए कोई भी जल जनित रोग को रोकने का प्राथमिक तरीका कौन सा होता है, तो प्राथमिक तरीका होता है उसका मतलब कि जल शोधन जो होता है, मतलब जल का उपचार करें ना। जल अगर खराब है, आपके आसपास जल में गंदगी है, वहाँ पर मच्छर पलते हैं, तो उस जगह के जल को क्या करेंगे, उस जगह के जल का शोधन करेंगे। उसमें जैसे कि अपन है ना ऑयल वगैरह डाल देते हैं, है ना, जैसे जो डीजल वगैरह रहता ख़राब हो जाता है वो डाल देते हैं, या फिर उसमें कोई भी केमिकल डाल के उसका उपचार किया जाता है, ठीक है। तो उसके जल शोधन करना उसका प्राथमिक तरीका होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए BMI जो बॉडी मास इंडेक्स है वो क्या मापता है। बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो क्या मापेगा, अस्थि घनत्व नापेगा, या मांसपेशियों की ताकत, या फिर शारीरिक मोटापा, या फिर रक्तचाप। बताइए जो BMS होता है, BMS मतलब बॉडी मास इंडेक्स जो होता है उसमें क्या मापा जाता है। बताएं क्या मापा जाता है। क्लास को सभी लोग शेयर करते हुए चलेंगे, जो भी क्लास को देख रहे हैं, और क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, और जो भी न्यू है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए BMS जो रहता है, बॉडी मास इंडेक्स रहता है, वो क्या चीज़ नापता है, तो हमारे शरीर का मोटापा नापता है। क्या नापता है, हमारे शारीरिक मोटापा को नापता है। किसको नापता है, शारीरिक मोटापा को नापता है। कौन नापता है, तो BMS मतलब बॉडी मास इंडेक्स में हमारे मोटापे को मापा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए शिशु के लिए पोषक आहार शुरू करने की अनुशंसित आयु क्या है। बताइए कौन सी आयु में शिशु को पूरक आहार देना स्टार्ट कर देते हैं। बताएं शिशु को किस आयु में पूरक आहार देना स्टार्ट कर देते हैं। 2 महीने में कर देते हैं, 4 में कर देते हैं, 6 में कर देते हैं, या फिर 8 महीने में करते हैं। बताएं कब हम उसका पूरक पोषण देना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए 0 से लेके और 6 महीने का जो बच्चा होता है उसको माता का दूध पिलाना बेहद ज़रूरी होता है। तो माता का दूध तो 6 महीने तक ही पीता है, लेकिन 6 महीने के बाद जो है 6 से लेके 7 मतलब 6 महीने के बाद फिर उसको क्या देने लगते हैं अपन, पूरक पोषण भी देने लगते हैं। क्या देने लगते हैं, पूरक पोषण देने लगते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 महीने, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 महीने इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए कि खाद्य जनित बीमारी सामान्य कौन सी। बताइए खाद्य जनित जो खाना से फैलने वाली जो बीमारी है वो कौन सी है। बुखार है, या फिर जो भी है, या फिर निद्रा है, या फिर उत्साह। बताइए कौन सी बीमारी जो है खाद्य जनित बीमारी है। तो इस खाद्य जनित सिंपल सा उसका ऑप्शन ही इतने दिए हैं गलत, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, है ना। बुखार जो है खाद्य जनित रोग है। क्या है, खाद्य जनित, खाना है ना, दूषित खाने वगैरह से क्या हो जाता है, बुखार वगैरह आ जाना, फीवर आना, कमज़ोरी हो जाना, इस तरीके के साइन देखे जाते हैं। चलिए धूम्रपान से कौन से रोग हो जाता है। बताइए धूम्रपान सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के लिए किस प्रकार योगदान देता है। बताइए फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, या तनाव को कम कर देता है, या श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करता है, या फिर संज्ञानात्मक कार्य में सुधार कर देता है। देखिए धूम्रपान दिया और सारे 3 जो आपको
ऑप्शन दिए हैं वो सारे पॉजिटिव दिए हैं, एक नेगेटिव दिया है, तो पक्का वो जो नेगेटिव दिया वही होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, धूम्रपान जो रहता है वो श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है, श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न कर देता है। तो धूम्रपान क्या करता है, श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न कर देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइएगा कि स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जो स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है उस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या होता है। अस्वास्थ्यकर आदतों को प्रोत्साहित करना, या फिर निवारक उपायों को अनदेखा करना, या जागरूकता के माध्यम से कल्याण को बढ़ावा देना, या चिकित्सा जांच को हतोत्साहित करना। तो देखिए जो स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तो स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य होता है कि जागरूकता के माध्यम से कल्याण को बढ़ावा देना। क्या, जागरूकता के माध्यम से कल्याण को बढ़ावा देना, इसका क्या होता है, प्राथमिक उद्देश्य होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा निर्जलीकरण का सामान्य लक्षण है। निर्जलीकरण का मतलब कि जब पानी की कमी हो जाती शरीर में तो उसका सामान्य लक्षण क्या है। अधिक पसीना आने से, गहरे रंग का मूत्र, या फिर लार को बढ़ावा देना, या फिर ठंडे हाथ पैर होना। बताइए क्या हो सकता है। जो निर्जलीकरण होता है उसका निर्जलीकरण का सामान्य लक्षण क्या हो सकता है, बताएं। निर्जलीकरण का सामान्य लक्षण क्या हो सकता है, तो याद रखें निर्जलीकरण का सामान्य लक्षण हो सकता है गहरे रंग का मूत्र आना है। ठीक है, जो गहरे रंग का जो यूरिन आता है वो क्या होता है, सामान्य लक्षण। उससे पता चल जाता है कि हमारे अंदर पानी की कमी है। जब हमें डार्क कलर का मतलब येलो कलर का क्या आ जाता है, हम यूरिन मतलब मूत्र के जो है अगर डार्क कलर का है तो समझ लो कि आपके अंदर पानी की कमी है। ठीक है, बताइए नियमित व्यायाम सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार योगदान देता है। जो अगर नियमित व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं तो आपके स्वास्थ्य पर किस प्रकार से योगदान देगा। गतिहीन जीवन शैली को बढ़ावा देगा, हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा, मोटापे को बढ़ावा देगा, या प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। बताइए किस प्रकार से करेगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है ना। अगर आप नियमित रूप से क्या करते हैं, योगा करते हैं तो आपके वो क्या करेगा, हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। नियमित रूप से क्या करेगा, हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। ठीक है, चलिए बताइए सुरक्षित पेय जल अधिनियम की प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जो सुरक्षित पेयजल अधिनियम लेकर आए थे इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था, जल की बर्बादी को बढ़ावा देना, जल मतलब स्वच्छ जल तक पहुँच सुनिश्चित करना, या प्रदूषण को बढ़ावा देना, या फिर जल जनित रोगों को बढ़ावा देना। तो देखिए जो सुरक्षित पेयजल अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो स्वच्छ जल जो है उस तक पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, राइट आंसर क्या था, स्वच्छ जल तक पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, चलिए बताइए जूनोटिक रोग का उदाहरण क्या है। इनमें से जूनोटिक रोग कौन सा है, जो जानवरों से इंसान में फैलने वाला बताइए रोग कौन सा है। इसमें से जूनोटिक रोग कौन सा है, इन्फ्लुएंजा है, मलेरिया है, या क्षय रोग है, या फिर टाइफाइड है। बताइए कौन सा इसमें से जूनोटिक बीमारी है। तो देखिए इसकी जूनोटिक बीमारी कौन सी है, तो इन्फ्लुएंजा जो है वो एक जूनोटिक बीमारी है। क्या है, जूनोटिक बीमारी है इन्फ्लुएंजा। तो देखिए आज की क्लास आपके क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। जाते समय सभी लोग क्लास को शेयर करके ज़रूर जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिएगा, और क्लास को लाइक करके भी चले जाइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज के क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट्स ज़रूर किया करें आप लोग। और जो इसके अलावा जो हमारी हमने योजनाओं से संबंधित अभी क्लास ली थी, अगर आपने नहीं देखी है तो योजनाओं से संबंधित क्लास ज़रूर देखिएगा। और हमने मैथ से संबंधित अभी आपके जो मैथ के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके जो सिलेबस में दिए हैं उन सभी से संबंधित हमने एक क्लास ली थी। आपने अभी तक ये दोनों क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा। और आपका एग्ज़ाम अगर जैसे कि 22-23 मार्च तक है तो आपने अभी तक तैयारी भी नहीं की है तो हमारी जो चैनल है उस पर पूरी क्लासेस डली
हुई हैं, आप जाइए, हमने उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी कराए हैं, बड़ी बड़ी मैराथन क्लासेस ली हैं, और अभी तो जो चल रही हैं वो तो फिर चल ही रही हैं। इसके अलावा भी आप जाएँ और उनको स्पीड तेज करके आप उनको भी क्या कर सकते हैं, देखकर, और अपने अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जाते समय आप ज़रूर क्लास को शेयर करके जाइएगा। जो आपके डेली एग्ज़ाम होते हैं हम उनके पेपर को एनालाइज करते हैं, देन फिर बच्चों से जिस तरीके से फीडबैक आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर हम आपके लिए क्वेश्चंस को ऐड करते हैं। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, और फिर जो भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और जाते जाते शेयर करके ज़रूर जाइएगा, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।